हिंदी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण आप लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। पहला भाग है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर इसमें ये समझना है कि जब भी कोई व्यंजन हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुख में कौन से स्थान से वह व्यंजन बोली जाती है, वह अक्षर कौन से स्थान से बोली जाती है, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनि का वर्गीकरण। कई भागों में विभाजित किया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कंठ। कंठ मतलब गला। मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, यदि उदाहरण के तौर पे मान लें हमारे मुख का आकार इस तरीके से हो, ये जीभ हो हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा गला हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा तालू वाला स्थान हो जाएगा। ये तालू का पिछला हिस्सा हो जाएगा, तालू का अगला हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे दांत हो जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा होंठ हो जाएगा, ठीक है, ये और ये हिस्सा आपका होंठ हो जाएगा। कंठ उसे कहेंगे जब हम कोई भी ध्वनि बोलते हैं व्यंजन और गले से निकलता है, उसे हम लोग कंठ बोलेंगे। तालब उसे बोलेंगे कंठ के ऊपर ताला पे जो पूरा तालु होता है, तालु का छत होता है, तालु के छत के पिछले वाला जो हिस्सा होता है, इस यहाँ से जो ध्वनिया यहाँ के सहायता से हमारा जीव स्पर्श करता है, उसे हम लोग ताला भी बोलेंगे। मूर्धन्य उसे बोलेंगे तालु का अगला हिस्सा, छत का अगला हिस्सा, जब हमारा जीव उसको स्पर्श करता है तो उसे हम लोग मूर्धन्य ध्वनि बोलेंगे। दंत ध्वनि उसे कहेंगे जब हमारा जीभ दांत को स्पर्श करता है, दांत के सहारे ध्वनि बोला जाता है, उसे हम दंत कहेंगे। ओष्ठ ध्वनि उसे कहेंगे जब हम किस ध्वनि को उच्चारित करते हैं और हमारे दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, दोनों होंठ के सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे व्यंजनों को ओष्ठ व्यंजन कहेंगे। अगला आ जाएगा वर्ष, अर्थात जब हमारा जीभ का अगला हिस्सा दांत और मसूड़े को समान रूप से स्पर्श करेगा, उस चीज को वर्ष कहेंगे। उसके बाद आ जाएगा दंतोष्ठ, यानी कि जीभ जब हमारा दांत और होंठ दोनों को स्पर्श करेगा, उसे दंत उष्ट कहेंगे। स्वतंत्री गले के बीचों बीच में जो एक मांस का छोटा सा टुकड़ा रहता है, उसमें जब कंपन होता है, उस चीज को हम लोग स्वतंत्री कहेंगे। उच्छित आपको पता ही है, गिड़ा और ढ़ को उच्छित करते हैं। उच्छित का अर्थ ये हो जाएगा जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है। कंठ तालव्य में आ जाएगा कंठ और तालु जब दोनों समान रूप से सहायता करते हैं किसी ध्वनि को उच्चारण में, उससे हम लोग कंठ तालव्य कहेंगे। आगे रहेगा कंठोष्ठ, यानी कंठ और होंठ दोनों समान रूप से सहायता करते हैं किसी ध्वनि को बोलने में, तो इसे हम लोग कंठोष्ठ कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंठ ध्वनि के अंतर्गत क वर्ग आएगा, साथ ही साथ अ, आ और अह आएगा, ये स्वर का है। ये ध्यान देंगे, कंठ के अंतर्गत व्यंजन वाला क वर्ग आएगा ही आएगा, साथ ही साथ स्वर में अ, आ और अह आएगा, यानी ऐसे ध्वनि जिनका उच्चारण गले से होता है, उसे हम लोग कंठ ध्वनि कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो तालव्य ध्वनि यानी व्यंजन ध्वनियों का च वर्ग आएगा, यानी च छ ज झ, ये तो आएगा ही, यह भी आएगा, तालव्य श भी आएगा, और स्वर का छोटी ई बड़ी ई आएगा। अर्थात छत का पिछला भाग, छत के पिछले भाग के सहारे, यानी जीभ जब हमारा छत के पिछले भाग को स्पर्श करता है, वहां से जो ध्वनि निकलती है उसे हम लोग तालव्य ध्वनि कहते हैं। इसके बाद आता है मूर्धन्य ध्वनि। व्यंजन कट का वर्ग ट ठ ड ढ अण और ड ढ भी मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। मूर्धा स मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा, अंतर्गत आएगा, यानी छत का अगला भाग, जब हमारे जीभ छत के अगले भाग को तालु के छत के अगले भाग को स्पर्श करता है, तो वहां पे मूर्धन्य ध्वनि होता है। आगे है दंत। लाल से स्पष्ट स्पष्ट है, जब हमारा जीभ दांत को स्पर्श करता है और ध्वनि उच्चारित होती है, उस चीज को दंत कहेंगे। जैसे त थ द ध न, त वर्ग के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऊपरी दांतों के निकट। ओष्ठ, यानी जब जिस ध्वनि के उच्चारण में हमारे ओष्ठ की सहायता होती है, दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, तो उसे हम लोग ओष्ठ कहेंगे। जैसे क वर्ग क प ब ब म, और स्वर को अगर समाप्त कर दिया जाएगा बड़ा। इसके बाद आता है वर्ष। बताया गया दंत और मसूड़ा दोनों को एक समान रूप से सहयोग करता है, जीव हमारे दोनों का समान रूप से स्पर्श करता है, जिसके अंदर स र ल तो आएगा ही। यहाँ पे आगत ज है, जब बोलेंगे तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। दंतोष्ठ में ऊपरी दांत निचला हो, दंतोष्ठ में ऊपरी दांत निचला हो,
जो मिल करके जिस ध्वनि को उच्चारण करता है उसके अंतर्गत आ जाएगा व और फ। स्वतंत्र ही प्रसिद्ध ही है। ह का उच्चारण स्वतंत्र ही है। कहीं न कहीं ह को हम लोग कंठ के अंतर्गत भी रख सकते हैं। कंठ के अंतर्गत इसलिए रख सकते हैं कि जो स्वतंत्री है कंठ के अंतर्गत है। कभी कभी विकल्प में स्वतंत्री हट जाएगा, नहीं देगा और कंठ दे देगा, तो कंठ भी इसका उत्तर सही है। उचित ध्यान देंगे, ड़ और ढ़ को उचित व्यंजन भी कहते हैं, दीर्घ भी व्यंजन कहते हैं। अब उचित किसे कहते हैं वह जान लेना जरूरी है। जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आए तो ऐसे ध्वनि का जो उच्चारण होता है उसे हम लोग उचित कहेंगे। आगे आता है कंठ तालव्य, यानी कंठ समान रूप से कंठ और तालु जब सहायता करते हैं ध्वनि को उच्चारण में, उसे हम लोग कंठ तालव्य कहेंगे। जैसे ए आई, ए ऐ कंठ तालव्य है। इसके साथ ही साथ आता है कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ जब समान रूप से सहायता करते हैं जिन ध्वनियों को उच्चारण में, उसे हम लोग कंठोष्ठ कहेंगे। जैसे ओ और तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं कि व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। व्यंजन ध्वनियों को 5 भागों में विभाजित किया गया। उस 5 भाग में से पहला भाग है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनि का वर्गीकरण।